श्रवण ने एक चीज़ तो सही की तरफ गया कि धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ जब होता है तो उसको बोलते हैं संयम। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होगा? चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जब आप प्राइमरी में जाते हैं तो जो भी सेकेंडरी की पावर है आप उसको साइड में रख देते हैं। अभी आपने उसका टॉपिक का नाम पढ़ा था, प्रज्ञा इज सेट असाइड। एक है, सुनिए ध्यान से सुनिए, यूडीएम। यूडीएम का फुल फॉर्म क्या है? माइंड, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी माइंड वर्ड आत्मा के लिए यूज नहीं होता। डिवाइन माइंड बोलते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड का चीज है। जब डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते हैं तो आत्मन है। माइंड मरता है, पैदा होता है, मरता है। डिवाइन फ्रैगमेंट कभी नहीं पैदा होता, कभी नहीं मरता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा एडवांस में। स्पिरिचुअलिटी है एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये मान के कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो बहुत कम है और बहुत हेल्प नहीं कर रहा है। जैसे कोई बहुत ही मुश्किल मशीन हो, कोई रॉकेट हो, हवाई जहाज़ हो, और हम उसको चलाना चाहते हो, इंजन चालू कर लें, उसके आगे कुछ जानते ही नहीं, और अब ऐसा हो गया कि आप उसमें से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, दरवाज़ा गेट बंद हो गया, कोई बटन दबाते हैं तो बिजली का झटका लगता है, किसी से पानी गिरता है, किसी से अंदर का ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, अब आप फंस गए, आप इस शरीर में फंस गए। तो स्पिरिचुअलिटी है इस शरीर के बारे में जानना, इसके अलग अलग पार्ट्स को जानना, अलग अलग पार्ट्स के आपस के इंटरेक्शन को जानना, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने बारे में जानना। बहुत सालों तक मुझे लगता था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझे करने की फ्रीडम क्यों नहीं है, क्यों मुझे आसपास के लोग परेशान करते हैं। और इसी फ्रीडम को एक्नॉलेज करने के लिए, असर्ट करने के लिए कि मैं अपने लिए फ्री हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, मैंने रिवोल्ट किया, फैमिली के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। बट वो फैमिली के अगेंस्ट में रिवोल्ट नहीं था, वो ब्लाइंड रिवोल्ट था। क्योंकि जिनके बारे में सोचकर मैं रिवोल्ट कर रहा था वो भी मेरी तरह ही अनजान थे। और किस चीज़ के लिए अनजान थे? माइंड के 3 पार्ट्स के बारे में अनजान थे। उनको भी नहीं पता था, जैसे मुझे नहीं पता था कि कब मेरा इमोशन बोल रहा है और कौन सी बात इंटेलिजेंस की है। दिनों दिन बीत जाते थे मेरे अंदर, मैं अपने ही थॉट्स को ऐसे एक्सेप्ट करता था जैसे कोई जहर को दवाई मान के खाता हो। फिर ज़ेनोगा आई। ज़ेनोगा ने पहली बार मुझे ये चीज़ पॉइंट आउट किया कि अरे तुम्हारे अंदर में एक है बुद्धि, समझ, और वो समझ ऐसा है जैसे कि आप किसी अंधेरी गुफा में फंसे हैं और उसमें से एक होल है जिसमें से आपको आसमान दिख रहा है। होल में से पूरा आसमान नहीं दिखता, बट थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा लाइट दिखता है, और उसी लाइट से अंदर की गुफा भी साफ दिखती है। जो भी लाइट अंदर की दिखती है, अंदर की गुफा जो भी दिखता है, हाँ, जो भी गुफा में है, गुफा मतलब मेरे इमोशंस। मैं चाहूँगा आप लोग इसका डेफिनेशन को बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। ई सेंटर का डेफिनेशन, विम्स, फैंसीज, ये 2 वर्ड मैंने खोजा था अलग से, दोनों के मतलब एक ही जैसे हैं, विम्स और फैंसी। ऐसी एक्टिविटी करना जिसके प्रॉस और कॉन्स के बारे में मुझे नहीं सोचने का मन करता। अगर मैं कोई शब्द बोलता हूँ तो उसके बाद क्या होगा इसके बारे में मैं नहीं सोचता। इस तरह की ढेर सारी चीज़ें ज़ेनोगा ने क्या किया, जैसे आप लोग करते हैं, घर के सामान को इकट्ठा करते हैं कि बड़े पापा ये आपके कपड़े हैं, ये अंडरगारमेंट्स हैं,
इसको रख दीजिए, सर्दियों के कपड़े हैं, ये कभी हम फंक्शन में जाएंगे तो पहनेंगे। ऐसे ही ज़नोगा ने मेरे थॉट्स को डिवाइड करना शुरू किया ऑटोमेटिकली, खाली ये पता चलने से कि मेरे अंदर में एक ई सेंटर है। हर एक थॉट का एक इवैल्यूएशन होना शुरू हुआ और सारे इमोशनल थॉट्स अंदर चले गए, रैक्स के अंदर चले गए। रखे हैं, बहुत दिन से रखे हैं, निकालता हूँ कभी कभी मैं जब काम पड़ता है तब, लेकिन मैं निकालता हूँ, वो अब अपनी मर्ज़ी से नहीं आते। लेकिन आज का सूत्र बहुत स्पेशल है क्योंकि ये हमको उनसे भी पीछे लेके जाएगा, थॉट्स इमोशंस से भी पीछे हमको लेके जाएगा। ये बहुत पुराना सूत्र है। आज के सूत्र में बोला गया है, दीज लास्ट 3 मीन्स ऑफ योगा हैव अ मोर इंटीमेट सब्जेक्टिव इफेक्ट दैन प्रीवियस 5। टोटल 8 स्टेप्स हैं योग के। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब मुझे पक्का है कि आप में से किसी को नहीं पता, लेकिन मेरी गरिमा को पता है 5 यम कौन से हैं। गरिमा, उसने लास्ट में बुक पेज के उसमें लिखा था 5 यमास। बताओ भाई, तुमने नहीं लिखा था? तुमने लिखा था। सबसे पहला हार्मलेसनेस, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। दूसरा ट्रूथ टू ऑल बीइंग, सबको सत्य मिले। चोरी से अपने आप को रोको, लालच से अपने आप को रोको, और इनकंटिनेंस से मतलब सेक्सुअल ओवर सेक्स से अपने आप को रोकिए। ये थे 5 यम। इसको फिर से, इसके एक एक यम को हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद है 5 नियम। ये क्या है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट कंटेंटमेंट जो है उसमें सुकून में रहना। फियरी एस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा मन से चाहना फ्री होने के लिए। फियरी एस्पिरेशन, आग जैसी चाहत होनी चाहिए फ्री होने के लिए। स्पिरिचुअल रीडिंग आनी चाहिए, हर जगह पर आप उसकी गहराई को समझ सकें, ऐसा होना चाहिए। ट्रूथ दिखे और झूठ छुप जाए, ऐसा होना चाहिए। और लास्ट डिवोशन टू ईश्वर, अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के प्रति डिवोशन होना चाहिए। ये है 5 नियम। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में सांसों का आयाम, जो भी बाहर से इम्पल्स आ रहे हैं उसको रेगुलेट करना। यम नियम नहीं, उसके पहले आसन है। यम नियम आसन। आसन में अपने माइंड को एक फॉर्म में लगा पाना, अपने माइंड को ऐसा हो सके कि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके हमारे मेंटल आसन से। और अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब करती है तो, अगर मान लीजिए किसी की कोई बात, कोई घटना, कोई दुर्घटना हमको डिस्टर्ब करती है तो हम क्या करें? कैसे अपने आसन को मेंटेन करें? उस चीज़ से अपने आप को काट के कोशिश करें कि उससे अपने आप को काट दें। गरिमा ने पूछा है, अगर कोई चीज़ हमें हमारे आसन को, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करे तो हम कैसे काटें? हम नहीं काट सकते, ये वाला चीज़ काट सकता है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अर्जुन चाहता था काट ले अपने आप को अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, इसलिए वो जाके जंगल में साधु बनना चाहता था। फिर भगवान ने क्या कहा? नहीं, उन्हीं को काटो, तुम जिनसे तुम अपने आप को काटना चाहते हो उन्हीं को काटो। तो क्या आप उनको जाके काटना चाहेंगी? अपने आप को योगी बना के। हमारा फोकस जब तक दूसरे हैं तब तक हम डिस्टर्ब होंगे, और जब तक हमारा फोकस हमारा पीस नहीं है तब तक हम डिस्टर्ब होंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं। जब तक मेरा पीस मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं होगा तब तक मैं डिस्टर्ब होता रहूँगा। तो जैसे एक थके हुए आदमी के लिए एक बिस्तर, नींद वाले आदमी के लिए बस कहीं ज़मीन मिल जाए सो जाए, ऐसे ही हमारे लिए हमारा पीस सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। तब ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा नहीं कि हम कैसे अपने आप को काटें। ये सारे के सारे स्टेप्स, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये ज़नुगा कहती है ऑब्जेक्टिव स्टेप्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ये बाहर की चीज़ें हैं।
ऑब्जेक्ट मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड की है। दीज लास्ट 3 मीन्स ऑफ योगा हैव मोर इंटीमेट सब्जेक्टिव इफेक्ट दैन प्रीवियस 5। हमारे थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं लेकिन वो हमारे नहीं हैं। लास्ट के 3 स्टेप हैं धारणा, ध्यान और समाधि, और ये हमारे ऊपर ज़्यादा इंटीमेट सब्जेक्टिव इफेक्ट डालते हैं। ये सब्जेक्टिव क्या है? ये बहुत मुश्किल था बचपन में जब मैं उसको पढ़ता था, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको 2 सिचुएशन देता हूँ। अभी फ़िलहाल आपका अपना सेल्फ क्या है? किस चीज़ को आप अपना सेल्फ बोलेंगे? एडिटिंग और नहीं, अब अपनी इस रूम में आप अपने आप को क्या बोलेंगे? क्या हैं आप? नहीं, नॉट बुक्स, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बॉडी और माइंड। किस चीज़ को बोलेंगे आप? बॉडी को। जब भूख लगेगी तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कहीं चोट लगेगी, दर्द होगा तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे गरिमा अभी परेशान है तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो हो गया उसका सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा शांत हो सकें तो वो जो सब्जेक्ट है वो आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। जैसे वैभव ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज पॉइंट आउट की, इसमें पता है कैसे इसको ये पकड़ में आ गई है कि सरिता ने जो सुसाइड किया था उसकी रॉन्ग ब्रीदिंग की वजह से किया था। इसलिए अगर कभी ऐसा थॉट आए कि मुझे घर छोड़ के भागना है या सुसाइड करना है, तो सबसे पहला काम है जाकर अपनी ब्रीदिंग को ठीक करो। 3 स्टेप ब्रीदिंग करो। सोते समय भी ब्रीदिंग सही नहीं हो पाती। जब आपके पेट पे किताब होती है मोटी सी, अभी सुनूंगा मैं ये चीज़, मैं आपको पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा। ये कुछ नहीं करना है आपको, दिन में कम से कम 10 बार, ये 10 बार नहीं, 10-15 मिनट के लिए मोटी किताब से अपनी सांस को गहरी करनी है। अभी लाइट है। अभी बहुत ज़्यादा है। 1 मिनट में जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, जैसे अभी हम 4 में से 5 में से सबसे ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग गरिमा की होगी। वो नेचुरल है। जब आपको दुख होगा, गुस्सा लगेगा, तो उस गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए आपकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग को फास्ट होना ही होना होगा। लेकिन खैर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 काम करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट पे, बॉडी पे, और धारणा, ध्यान, समाधि काम करता है हमारे सब्जेक्ट पे। ये सब्जेक्ट क्या है? हमारी बॉडी से भी ज़्यादा हमारे नज़दीक क्या चीज़ है? दिमाग। ठीक है। दिमाग से भी ज़्यादा नज़दीक क्या चीज़ है? हमारा सेल्फ है। हमारा सेल्फ, जिसको हम जानते नहीं हैं। अब इस सेल्फ के और हमारे दिमाग के बीच में वो कौन सी स्टेट है जो बॉडी से दूर है? एक तरफ डिवाइन फ्रैगमेंट है, एक तरफ हमारा दिमाग है, एक तरफ हमारा बॉडी है, अवेयरनेस है। वो भी हमारे पास रहता नहीं है, कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता। हाँ ठीक, वैसे अवेयरनेस सही है। वो अवेयरनेस ही है जो बचा रहता है जब हम रात को गहरी नींद में सपना देखते हैं, है ना? अब देखिए, मैं आपको पता है क्या दिखाना चाहता हूँ कि जब आप सोए तो आपकी बॉडी में से आपका अवेयरनेस अलग हो गया, तो बॉडी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आप उससे अलग हो गए। अब गए माइंड में, और माइंड में चलता है कभी कभी सपने चलते हैं, ड्रीम्स चलते हैं। तो वो हैं आप सपने में दौड़ते भागते हैं, रोते गाते हैं, और फिर कुछ देर बाद वो भी चला जाता है, ड्रीम्स भी चले जाते हैं, और आप एकदम काली गहरी नींद में चले जाते हैं। वो है आपका सब्जेक्ट। जब तक इस चीज़ को आप बेस की तरह नहीं पकड़ेंगे कि वो मैं हूँ, काला पीसफुल स्टेट। मैं काला इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गहरी नींद में ही जानते हैं उसको, हम दिन में नहीं जानते। जब थकते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, दर्द होता है कहीं, तो हम उसी में जाना चाहते हैं। काला पीसफुल स्टेट ऑफ डीप स्लीप, वो है हमारा सब्जेक्ट। जब तक आप उसको बेस की तरह नहीं मानेंगे तब तक आप उसमें जाना नहीं चाहेंगे। दिन में जगते समय भी आप वहाँ जा सकते हैं, वही आपका सब्जेक्ट है। डिवाइन फ्रैगमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सब कुछ जानता है, ऑल पावरफुल है, लेकिन ये तो हमारा एक्सपीरियंस है रोज़ का, डीप डार्क स्लीप। और अगर कोई आदमी उस पर ना जाए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो पागल हो जाता है। 11 दिन तक अगर कोई आदमी गहरी नींद में ना जाए तो मर सकता है, मर ही जाता है। तो ये जो लास्ट के 3 स्टेप है, धारणा, ध्यान, समाधि, वो हमारे सब्जेक्टिव स्टेट में
मतलब हमको डीप स्टेट में ले जाता है, वो स्टेट में जो हम हैं एक्चुअली हैं। फिजिकल बॉडी हम नहीं है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। थॉट्स भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये पहली बार इस किताब में बोलते हैं कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और इंट्यूशन। ये भी अंग्रेज़ी में जो आप यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन, मतलब किसी चीज़ पर फोकस करना। अभी आज मैंने एक बुक उठाई पढ़ने के लिए, मुझे लगा कितनी सुपरफिशियल बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें बोलते हैं कि अपने आप को बताते रहो। ये मानो अगर आपको पैसा कमाना है, आप उसको पढ़ेंगे तो आप करना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग कर भी रहे हैं। आप ये मान लो कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और ऐसे जीना शुरू करो। अपने आप को बिलीव कराओ कि मेरे पास पैसे हैं नहीं, तब भी। और जब बिलीव करोगे तो धीमे धीमे लाइफ आपको देना शुरू कर देगी। अगर मैं ये बिलीव कर लूँ तो क्या मैं उसके लिए काम करूँगा? वो बड़ी ट्विस्टेड चीज़ है। वो थॉट्स को ऐसे बुना गया है जैसे आप फिल्म को देखते हैं और आपको लगता है यस, एक आदमी 10 को मार सकता है। कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, अंग्रेज़ी की भाषा ही बड़ी ऑब्जेक्टिव है, बाहर की है। बोलते नहीं, आज से अगर आप जिनोगी हैं तो कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, इंट्यूशन को मत यूज़ करिएगा, धारणा, ध्यान, समाधि को समझिएगा, क्योंकि इनके होते हैं इंटीमेट सब्जेक्टिव इफेक्ट। मतलब आपको कहाँ ले जाते हैं? गहरी नींद वाली स्टेट में, जगते हुए। फ़र्क ये है गहरी नींद में और जगते हुए में। देखिए दोनों में सिमिलैरिटी ये है, थॉट्स नहीं आते। गहरी नींद में कोई थॉट्स नहीं होता, लेकिन उसमें आपको कोई अपना भी एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप समाधि में जाते हैं तो आपको अपना एहसास होता है। हम जिस समय बॉडी में होते हैं हम ऑब्जेक्ट होते हैं, थॉट्स चलते हैं तो ऑब्जेक्ट होते हैं। केवल समाधि में हम सब्जेक्ट हो पाते हैं और हमें अपना एहसास भी होता है। ये 8 में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन उसी की प्रिपरेशन के लिए हमको चाहिए शुरू के 5 स्टेप। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। जब तक ये मास्टर नहीं करेंगे तब तक आप धारणा, ध्यान, समाधि को कर ही नहीं सकते। ज़रा सा बाहर का डिस्टर्बेंस हुआ, अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो आपका बेस है ही नहीं एडवांस प्रैक्टिसेस के लिए। हमने कल पढ़ा था, नहीं परसों पढ़ा था संयम के बारे में। संयम 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले वाले संयम में आप बहुत एडवांस प्रैक्टिशनर हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपका माइंड कनेक्ट होता है किसके साथ? आप तो थे क्लास में। एक तो है सेकेंडरी संयम और एक है प्राइमरी संयम। कौन सा ज़्यादा हायर है, कौन सा एडवांस्ड है? सेकेंडरी हायर होगा। नहीं, जैसे किसी को सेकंड क्लास में फर्स्ट जो आता है और क्लास में सेकंड आता है, तो कौन ज़्यादा समझदार है? प्राइमरी। तो एक है प्राइमरी संयम जो सबसे एडवांस्ड संयम है, और एक है सेकेंडरी संयम जो उससे थोड़ा नीचे का संयम है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में डिफरेंस क्या है? श्रवण ने एक चीज़ तो सही की तरफ गया कि धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ जब होता है तो उसको बोलते हैं संयम। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होगा? चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जब आप प्राइमरी में जाते हैं तो जो भी सेकेंडरी की पावर है आप उसको साइड में रख देते हैं। अभी आपने उसका टॉपिक का नाम पढ़ा था, प्रज्ञा इज सेट असाइड। एक है, सुनिए ध्यान से सुनिए, यूडीएम। यूडीएम का फुल फॉर्म क्या है? माइंड, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी माइंड वर्ड आत्मा के लिए यूज नहीं होता। डिवाइन माइंड बोलते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड का चीज़ है। जब डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते हैं तो आत्मन है। माइंड मरता है, पैदा होता है, मरता है। डिवाइन फ्रैगमेंट कभी नहीं पैदा होता, कभी नहीं मरता। तो एक है यूडीएम, वो भी बड़ा ताकतवर है। यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, वो किसका माइंड है? यूनिवर्सल डिवाइन माइंड किसका माइंड होगा? यूनिवर्सल, यूनिवर्स का माइंड, ब्रह्मांड का माइंड। एक तो है हमारा इंडिविजुअल माइंड, ये बुद्धि है। जब ये बुद्धि कनेक्ट करती है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड से तो उसको बोलते हैं प्राइमरी संयम, सॉरी सेकेंडरी संयम। उस कंडीशन में एक आदमी को इस ब्रह्मांड के सारी चीज़ों के बारे में, पास्ट और फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है। वो होता है सेकेंडरी संयम। लेकिन वो स्टेज फाइनल नहीं है। एक तरह से ये वही स्टेज है जहाँ पर आप इस दुनिया के राजा हो जाते हैं, ईश्वर हो जाते हैं। एक तरह से यू आर द मोस्ट पावरफुल वन।
बुद्ध जब स्टेट में गए थे तो कहते हैं मारा आया, उसने कहा मैं तुम्हें इस दुनिया का ईश्वर बना दूंगा, तुम इस पर राज करोगे। बुद्ध शांत थे क्योंकि वो और आगे गए, वो गए प्राइमरी संयम पे। प्राइमरी संयम में किसके साथ कनेक्ट करते हैं? क्रिएशन में डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ। आप बोलते हैं मुझे फिजिकल वर्ल्ड से कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, वही हमने कल पढ़ा था, कल नहीं परसों पढ़ा था। फिजिकल वर्ल्ड में तो आप बातचीत करके लेते देते हैं, थॉट्स लेते देते हैं। डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ कोई बात की ज़रूरत ही नहीं है, और वो हाईएस्ट फॉर्म है। और हमने उसमें ये भी पढ़ा था, इस फिजिकल वर्ल्ड के 4 लेवल ऑफ साउंड्स हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। ये सब चीज़ें हम लोगों ने उसमें पढ़ी थी, जिन्होंने एडवांस में, और इसमें भी पहले भी पढ़ी थी। तो कह रहे हैं इसी में वो बात है जो मैंने कहा, सेकेंडरी संयम विथ कॉस्मिक माइंड, मतलब जो हमारा सेकेंडरी संयम होता है वो कॉस्मिक माइंड से होता है, एंड देन संयम विथ ईश्वर। ईश्वर के साथ जो संयम होता है वो ज़्यादा क्लोज एनकाउंटर होता है, क्योंकि फर्स्ट 5 स्टेप्स द डिसाइपल सो टू से वर्क्स ऑन हिमसेल्फ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम में पहले आप अपने ऊपर काम करते हैं ताकि आप लास्ट 3 के लिए तैयार हो सकें। आज आप मुझे कन्विंस कर रहे थे कि बड़े पापा, एक पापा को ऐसे बिहेव करना चाहिए, है ना। ये बड़ी ओछी चीज़ है, मतलब एक बाप के लिए बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि बच्चा उसको बोले या कोई और उसको बोले कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए। मेरे लिए सही में ख़राब चीज़ है ये। आप तो सही कह रहे हैं। तभी मैंने सोचा कि यार क्या मुझे अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि तुम्हें ये करना है। एक इशारा होता है ना, लाइफ तो डांस की तरह होती है। जैसे अगर परेशान है तो ऑटोमेटिकली मेरे मन में प्यार आना चाहिए ताकि वो शांत हो सके। वो बेचारी रोए पड़ी और मैं डांटे पड़ा हूँ, ये कहाँ का रिलेशनशिप? वो करें इंटीमेट रिलेशनशिप वो होती है जहाँ पर नाइदर ऑफ द टू एवर अटर अ वर्ड, उसको बोलते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप। जहाँ पर सामने वाले को ये होता है कि अरे तुम बोलो मत, मैं समझ गया, वो होता है इंटीमेट। ठीक है, साथ मेरा एक बड़ा अच्छा सा रिलेशनशिप है। वो आएंगे, वो सैलरी वाले की कभी 1 साल हो जाता है, तब आते हैं, बोलते हैं सर आप देखिएगा सबकी सैलरी बढ़ा दीजिएगा, अपने बारे में नहीं बोलेंगे। मैं उनसे पूछूंगा और आपके बारे में? सर आपको जो ठीक लगे आप करिएगा। जहाँ शब्दों का कम से कम यूज़ हो उसको बोलते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप। श्रीश भी यही ट्रिक यूज़ करता है, पापा आपको ठीक लगे तो करिएगा, वैसे मैं नहीं चाहता। इसमें भी शब्द यूज़ हो रहे हैं, बट इंटीमेट रिलेशनशिप पे कोई शब्द यूज़ नहीं होता। राधा को अगर कृष्ण के बारे में आपने पूछा तो वो बेचारी समाधि में चली जाती है। ये रामकृष्ण परमहंस को कभी आपने काली माँ के बारे में बोला तो समाधि में चले जाते हैं। ये होता है इंटीमेट रिलेशनशिप। अगर आप राधा को कृष्ण के बारे में पूछो, जैसे वैभव को अगर पूछ लो फिल्मों के बारे में, तो वो बोलेगा अरे क्या बताऊँ, मैं आपको बता ही नहीं सकता, शब्द ही नहीं है वो बताने के लिए। इंटीमेट रिलेशनशिप बोल रहा है कि आपका अभी हमारा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ। बल्कि रिलेशनशिप तो छोड़ो, हमको तो पता ही नहीं है वो है भी कि नहीं। बिलीव नहीं है, सुनते हैं, मेमोरी भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ में रिलेशनशिप हो तो लास्ट 3 स्टेप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन उसके लिए पहले आपको शुरुआत के 5 स्टेप की बेस तैयार करनी पड़ेगी। सब्जेक्टिव इफेक्ट है। सब्जेक्टिव इफेक्ट मतलब आपके बॉडी में ही आपके डिवाइन फ्रैगमेंट का वास है और उसके साथ आपकी दोस्ती हो सकती है, आपकी जान पहचान हो सकती है। फिर आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। गरिमा ने पूछा अभी भी कि जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आप उससे अपने आप को काटना चाहते हैं तो कैसे काटें? उसका एक ही तरीका है, आप अपने सब्जेक्ट के पास जाएं, अपने अंदर जाएं। बाहर कटेगा नहीं, बिकॉज हम बाहर चीज़ों के साथ जुड़े नहीं हैं, तब काट लें। हमारे थॉट्स हैं जो हमको ज़बरदस्ती लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब बेचारा वो परेशान है, देख रहे हो, हमारे घर का गेट खुलता है, वो परेशान, हमारा पड़ोसी। ये उसका ऑब्जेक्ट, सोचिए उसका ऑब्जेक्ट उसकी बॉडी में से निकल करके सामने वाले की बिल्डिंग में है। ये हमारे माइंड की एक इनकैपेसिटी है। इसीलिए मैं कहता हूँ माइंड इज ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट। अगर आपने उसको मान लिया कि यस ये मेरा मन बोल रहा है, तो हमारी उससे बहुत डिफरेंट हालत नहीं होगी। सब्जेक्ट वो जिसमें आप कम से कम डिस्टर्ब होते हैं। ऑब्जेक्ट वो जो आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है, थॉट्स बहुत ही आसानी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो कभी डिस्टर्ब नहीं होता और वहीं आपको जाना है,
रोज़ जाना है, हम लोग जाते ही नहीं वहाँ, इसलिए आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है। अभी जब यहाँ से क्लास खत्म होगी तो सबसे पहले आप दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, एक फिल्म चालू कर देंगे। कभी भी आप लोग उस सब्जेक्ट के पास रहते ही नहीं। साइलेंस, सब्जेक्ट इज साइलेंट, इट इज ऑलवेज साइलेंट, उसकी भाषा ही साइलेंट है। डिवाइन फ्रैगमेंट की भाषा शब्दों की नहीं है। साइलेंस में वो हर चीज़ सुनता है और वो साइलेंस में ही अपनी बातें बोलता भी है। बट फॉर दैट यू हैव टू लर्न टू बी साइलेंट। आपने पूछा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है जैसे आप आज परेशान हुई, राइट? और जब हम परेशान होते हैं तो पेन की तरह होता है, माइंड के पेन की तरह होता है। और पेन कैसे ठीक होता है? रेस्ट से। आज निर्मल आने वाला था यहाँ पर काम करने के लिए, उसको चोट लग गई नहीं, हाँ, और वो भी, और ये भी हमारा प्रिंस, वो भी डिस्टर्ब था। उसको मैंने फ़ोन किया था कि आओगे आज, तो बोलते सर आएंगे, तबीयत ख़राब है। फिर शाम को बोला था सर 1-2 साइड पर गए, थक गए, इसलिए हम आराम करने चले गए। निर्मल भी आराम करने चला गया। आराम मतलब आपका चोट ठीक होता है। लेकिन जब हम डिस्टर्ब्ड होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हम और डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हम और ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट के पास नहीं आना चाहते। मुझे लग रहा था कि अकेला हम लोग नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है अकेला रहना। लेकिन कम से कम मन के अंदर तो अकेले रह सकते हैं, मतलब शांत तो रह सकते हैं। जब तक आप सब्जेक्टिविटी के ऊपर नहीं फोकस करेंगे तब तक आपको ऑब्जेक्ट इधर से उधर नचाएगा ही। इट इज़ नॉट द बॉयफ्रेंड, इट इज़ नॉट द करियर। अभी जब आप इसके एलॉन मस्क के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और एहसास होते जाएगा कि पैसा तो आपको सब्जेक्ट के पास ले ही नहीं जाता। सब्जेक्ट इज समथिंग लाइक अ सॉलिड रॉक, इसको आप टच ही नहीं कर सकते, वो हिलता ही नहीं है। उसके पास आ पाओगे, आप वहाँ जा सकते हो, बिल्कुल। जब हम गुस्से में रहते हैं ना तो हम थकते हैं, और थकते हैं तो हमको रिलीज चाहिए होता है। लेकिन सब्जेक्ट कभी थकता नहीं है, बिकॉज सब्जेक्ट में से एनर्जी लूज ही नहीं होती, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन उस पर आपको जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा वहाँ पे। ये सारी प्रैक्टिसेस हैं अपने सब्जेक्टिव स्टेट में जाने के लिए। अगर हम सब्जेक्ट नहीं होते तो हम खाली बॉडी होते, हम सपना देखते ही नहीं। अगर हम सब्जेक्ट नहीं होते तो हम कभी सोते ही नहीं। सब्जेक्ट वो स्टेट है जहां पर आप न चाह करके भी कुछ देर के लिए शांत होके ही आते हैं, निकल के आते हैं, शांति निकाल के फिर आके फ्रेश काम करते हैं। हर रोज दिन में एक बार आप सब्जेक्ट के पास जाते हैं, फिर वापस आते हैं। लेकिन यही चीज़ जब आप दिन में सब्जेक्ट के पास जाना शुरू करेंगे तब तो क्या कहना है यार, तब आप ही सब्जेक्ट हो जाते हैं। Then you experience everything that the divine fragment has. लेकिन इसकी तैयारी करने के लिए आपको धारणा, ध्यान और समाधि के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले के 5 स्टेप्स को, जैसे गरिमा ने बताया, 5 यम, 5 नियम, उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना पड़ेगा कि इंटरनल एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन क्या है। और एक बात मैं लास्ट में यहाँ बोल दूँ, कोई और नहीं बताएगा। जैसे गरिमा ने मुझसे पूछा कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप अपने आप को उससे कैसे काटें। ये सवाल ऐसे ही है जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, मैं अपना एक वीडियो अच्छा सा बनाना चाहता हूं और उसको वायरल करना चाहता हूं, बताओ कैसे करूं। पर मैं जो अपने हिसाब से कर रही हूँ वो तो आपने बोला गलत है। तो वो मैं बोल रहा हूं ना। फिर आप ये कह रहे हैं कि पापा जी यहाँ चले आएंगे। वो भी सच है, मेरा अंदाज़ा यही है, जब पापा मम्मी, आप और रास्ता देखो। सबसे पहले तो बेटा पीसफुल हो। अगर आप जाकर के परेशान होकर के दुखी होती हो और रोती हो और चीखती हो और किसी से बता नहीं पा रही हो, इसका मतलब तुम अंदर से पीसफुल नहीं हो। मैं अगर आपकी जगह हूँ, अब, पहले नहीं अब हूँ, तो मैं जाकर के सबसे पहले रोज़ 3 स्टेप ब्रीदिंग करूँ। रोज़ 10-15 मिनट के लिए 3 स्टेप ब्रीदिंग करूँ। उसके बिना आप अपनी बॉडी को ट्यून नहीं कर सकते, बिकॉज ब्रेथ एक ऐसी बटन है कि अगर गलत बटन, जैसे बटन चल रहा है, अभी एसी चल रहा है, जब तक ये बटन बंद नहीं करोगे एसी बंद नहीं होगा। अगर आपका ब्रीदिंग सही नहीं है तो आप शांत नहीं रह सकते। कर लो जो करना है, दुनिया से काट लो, शांत नहीं रह सकते। और अपना मतलब जहाँ ब्रीदिंग पे ध्यान गया वहाँ फिर उस पर ध्यान नहीं जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही ब्रीदिंग पे ध्यान गया, आप तुरंत डिवाइन फ्रैगमेंट के पास जाने के लिए सोच रहे हो। आपने चीज़ें अपने कंट्रोल में ले ली। ये जो थॉट आ रहा है आपको ना, आपको अचानक से अपने आप ही समझ में आया, अच्छा मुझे ये बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए।
आपकी कंडीशन नानक जैसी हो जाएगी। आप ये नहीं कहेंगे कि नानक तो भगवान थे ना, नानक के अंदर का डिवाइन फ्रैगमेंट उनको कनेक्ट करके लोगों से बता पाया कि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप पीसफुल नहीं हैं तो आप किसी को टच ही नहीं कर सकते, अपनी बातें किसी को बता ही नहीं सकते, बिकॉज जब आप डिस्टर्ब्ड हैं तो आप डिस्टर्बेंस बताते हो। And disturbance is your object, not your subject. Your subject is never disturbed. It's like empty space. उसको कोई भी disturbance touch नहीं करती। इसलिए only way out is way in. आप अंदर जाओ और वही फ्रीडम है आपके लिए। उसके बाद बाहर आप शादी करोगे नहीं करोगे, बात करोगे नहीं करोगे, कपड़े क्या पहनोगे, फोटो खिंचाओगे नहीं खिंचाओगे, क्या चीज़ है कोई नहीं जानता। आप कैसे बिहेव करोगे कोई जानता ही नहीं कुछ। लेकिन जब अंदर में चीज़ें बदलती हैं तो उसका असर बाहर ऑटोमेटिकली दिखता है। आपको पता है क्या लगता है ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? हम लोग अपना सेंटर बना पा रहे हैं, हम लोग कोर्सेज बना पा रहे हैं। आज मैं श्रवण यहाँ पर रुक रहा है, रह रहा है। हो सकता है कल को हम लोग और अच्छा आश्रम बना सकें। कैसे हो रहा है? इसके लिए रास्ता कहाँ से आ रहा है? इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, नेवर। इट इज़ कमिंग फ्रॉम subject. Subject is much more intelligent than our thoughts, our emotions. वो रास्ता निकाल लेता है। जैसे आप पानी को फेंक दो, कहीं भी गहरे में पानी चला जाएगा। कोई सील्ड जगह हो, दीवार बंद होती है, लकड़ी टाइट होती है, उसमें पानी घुस जाता है, सड़ा देता है। ऐसे ही सब्जेक्ट मोटी से मोटी चीज़ के अंदर भी घुस जाता है। लेकिन यू हैव टू फर्स्ट गो टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास नहीं आता, आपको जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के पास। बिकॉज डिस्टर्ब्ड आप हैं, सब्जेक्ट नहीं डिस्टर्ब्ड है। उसकी कोई गरज नहीं है कि आपको शांत करे, उसको तो बॉडी की ज़रूरत ही नहीं है। जो डिस्टर्ब्ड है, जो बीमार है, उसे इलाज चाहिए। तो सब्जेक्टिव इफेक्ट के लिए धारणा ध्यान समाधि की तरफ काम करो। रोज़ 3 स्टेप ब्रीदिंग करो बेटा।